हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटॉप। सो इन टुडे सेशन हम डिस्कस करेंगे 25 मोस्ट रेपिटेटिव टॉपिक्स फ्रॉम पीपीबी पार्ट 2। पार्ट 1 इसका ऑलरेडी चैनल पे है। तो कौन से टॉपिक हैं ऐसे जो बार बार जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और अगर अभी आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो, 8 नवंबर को आपका पीपीबी का एग्जाम है, 9th को आपका एएफएम का है। तो नॉट टू वरी, अभी भी टाइम है। एक ई बुक है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको आप एक्सेस कर सकते हो, जिसमें आपको मिलेंगे पीवाईक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो आपकी प्रिपरेशन को ना एक न्यू डायरेक्शन दे सकते हैं। क्योंकि अब टाइम नहीं है सब कुछ पढ़ने का, तो आप इस फाइल को एक्सेस कीजिए। आपको ना इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पता चल जाएगा और पीवाईक्यू का क्या ट्रेंड रहा है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी जो है वो यूज करते हैं सेंट्रल हब को टू कनेक्ट ऑल डिवाइसेस, मेकिंग इट इजी टू मैनेज एंड एक्सपैंड। ठीक है, जहां पे भी हमारा सेंट्रल हब, राइट, यूज होता है, तो वहां पे कौन सी टोपोलॉजी यूज होती है? स्टार टोपोलॉजी यूज होती है। स्टार टोपोलॉजी में होता क्या है, ए बी सी डी, आपके ये क्या है, कंप्यूटर्स हैं, ये कनेक्टेड है एक सेंट्रल हब के साथ। ठीक है, ये सेंट्रल हब है यहाँ पे। अब ए ने डाटा भेजना है डी को, तो हब के थ्रू जाएगा। बी ने भेजना है सी को, तो हब के थ्रू जाएगा। तो मेन जो यहाँ पे है ना, वो हब है। अब ए कंप्यूटर में कोई दिक्कत आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, नया ऐड कर दिया जाएगा। तो इजी टू मैनेज और एक्सपेंड तो है ये, ठीक है। अब इसके ऊपर परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। इसमें दिक्कत आ गई हब में, तो पूरी टोपोलॉजी क्रैश हो जाएगी। डिवाइसेस में प्रॉब्लम आ जाती है, ये कंप्यूटर खराब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये खराब हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैश टोपोलॉजी के होते हैं सबसे ज्यादा रोबोस्ट, रिलायबल और एक्सपेंसिव। यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट होते हैं आपके। ठीक है, एक पाथ से डाटा नहीं गया, कोई बात नहीं, इधर से भेज देंगे, यहाँ से नहीं गया तो यहाँ से चला जाएगा। इस तरीके से कुछ फॉर्मेट रहता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर रहता है। बेसिकली एयरक्राफ्ट नेविगेशन में यूज होते हैं, डिफेंस वगैरह में, जहाँ पे हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते डाटा लॉस को। ओके, बस टोपोलॉजी क्या होती है, एक तरीके से हाईवे कंसीडर करो, ये हाईवे है ना। तो एक सिंगल केबल यूज होते हैं यहाँ पे कनेक्टेड है आपके ये सारे कंप्यूटर्स। तो इसके ऊपर परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। जैसे हाईवे है, गाड़ी खराब होगी कोई बात नहीं, बाकी गाड़ियां चलती रहेंगी। वैसे ये कंप्यूटर खराब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाईवे में दिक्कत आ गई तो क्या हो गया, गाड़ियां रुक जाएंगी। वैसे इस केबल में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, रिंग क्या है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। ए से बी को जाएगा, बी से सी को जाएगा, कोई सेंट्रल हब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डाटा जा सकता है या क्लॉकवाइज जा सकता है, एक ही डायरेक्शन में बेसिकली। ओके, तो सी हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कंपोनेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रेशन या रिमोट लर्निंग। ठीक है, मशीन लर्निंग क्या होता है, मशीनों को ये एक तरीके से ताकत देनी कि वो सीखे खुद से। जैसे बच्चे को जो है कोई सिखा नहीं सकता कई चीजें, वो आसपास के एनवायरनमेंट से सीखते हैं। वैसे मशीन लर्निंग देखता है कि आपके पास ट्रेंड्स क्या रहे हैं। आप नेटफ्लिक्स देखते हो, है ना, नेटफ्लिक्स पे आपको मूवीज के सजेशन देखने को मिलेंगे। वो खुद ही सजेशन आपको देना कि पास्ट में आपने क्या चीजें देखी थी, आपने नहीं बोला, आपको सजेशन मिले। सो दैट इज योर मशीन लर्निंग। सीवी, कंप्यूटर विजन क्या होता है, जैसे फेस अनलॉकिंग फीचर्स आपके फोन में होती है, वैसे ही आपका कंप्यूटर विजन है, आपके फेस को रिकॉग्नाइज करता है, फिर आपका फोन ओपन होता है। कोई और करने की कोशिश करेगा तो ब्लॉक हो जाएगा। एनएलपी क्या होता है, आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रेशन, चैट बूट्स जैसे होते हैं। चैट बूट्स हो गए आपके एलेक्सा, सीरी, है ना, इनको आप क्या इंस्ट्रक्शंस देते हो, हे एलेक्सा स्विच ऑन द टीवी, हे एलेक्सा स्विच ऑफ द टीवी, है ना, फैन ऑन करो, फैन ऑफ करो। तो ये क्या कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हो ना, आपके नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रेशन उसको अंडरस्टैंड करके आपको जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे चैट बोर्ड्स हैं आपके। पर रिमोट लर्निंग जो हो गया, जैसे हम पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, आप लोग स्टडी कर रहे हो जूम के थ्रू, है ना, जी मीट के थ्रू, ये तो वो रिमोट लर्निंग होता है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारा पार्ट नहीं है, की कंपोनेंट नहीं है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन डी जो है यहाँ पे आंसर है। ओके, नेक्स्ट, ई रुपी वाउचर्स कैन बी रिडीम्ड ओनली विद क्रेडिट और डेबिट कार्ड, मोबाइल एप्स, इंटरनेट बैंकिंग या नन ऑफ अबव। ई रुपी वाउचर होते क्या है, देखो बेसिकली किसके लिए बनाए गए हैं, जो लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, लाइक बेसिक ट्रीटमेंट, है ना, जिनको बुक्स वगैरह परचेज करनी है, इनके लिए बनाए गए हैं। तो एनपीसीआई को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जैसे ये क्रिएट करें, मान लो गवर्नमेंट ने बोला क्रिएट करने को, क्रिएट करो एनपीसीआई वाउचर्स क्यूआर कोड के तौर पे, है ना, क्यूआर कोड के तौर पे इनको दिया जाता है, इनके मोबाइल नंबर पे पहुंच जाता है। तो ये स्कैन करवा लेते हैं, जहां से भी इनको मेडिसिन खरीदने, हॉस्पिटल से खरीदने, तो स्कैन करवा लेंगे। तो इसके लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, मोबाइल ऐप की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, और इंटरनेट बैंकिंग की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो नन ऑफ अबव इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्टेटमेंट जो रिगार्डिंग आईएमपीएस इनकरेक्ट है?
ट्रांजेक्शन जो इनिशिएट की गई है यूजिंग मोबाइल, ट्रांजेक्शन ऑथेंटिकेट की जाती है यूजिंग मोबाइल नंबर और आपका एम पिन, ये तो सही है आपका। इट कैन नॉट बी इनिशिएटेड थ्रू एटीएम, ये गलत है। इनिशिएट कर सकते हो एटीएम के थ्रू। लिमिट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द बैंक फॉर दीज चैनल वुड अप्लाई व्हाइल ट्रांसफरिंग मनी यूजिंग एनी ऑफ द चैनल। ठीक है। इट इज अवेलेबल 24/7 ऑन ऑल डे एक्सक्लूडिंग बैंक हॉलीडे, तो ये गलत है, एक्सक्लूड क्यों करना, है ना। यहाँ पे बैंक हॉलीडे है तो भी आप आईएमपीएस के तहत पैसे विड्रॉ कर सकते हो, तो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन हब। अब जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो जरूरी नहीं कि एज इट इज ये वाले क्वेश्चन आपको आएंगे, इससे रिलेटेड जो बार बार पूछे गए हैं, जो ट्रेंड रहा है जैसे आईएमपीएस से, है ना, हब, सेंट्रल हब, नेटवर्क टोपोलॉजी, तो ये, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन कर रहा है हब को। हब क्या है, हार्डवेयर डिवाइस जो हेल्प करता है टू कनेक्ट सेवरल डिवाइसेस को सिंगल नेटवर्क में और कनेक्ट करते हैं सेगमेंट ऑफ लैन। देखो जब अगर आपको एक चीज पता है, लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में पता है और आपको पता है कि स्टार टोपोलॉजी वहां पे यूज होती है, तो हमारा हब यूज होता है स्टार टोपोलॉजी में। ठीक है, जहाँ पे ये कंप्यूटर जो अटैच है और ये हब सब कुछ देख रहा है यहाँ पे, है ना, इसके थ्रू डाटा जा रहा है। तो ये हब में ये हो गया आपका हब, बट बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। इट कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस टुगेदर ऑन अ सिंगल नेटवर्क और रूट द इन्फॉर्मेशन, वो तो राउटर हो गया आपका। ठीक है। ये हार्डवेयर डिवाइस जो क्रिएट करता है सिंगल एग्रीगेट नेटवर्क फ्रॉम मल्टीपल नेटवर्क, वो आपका ब्रिज हो गया। ब्रिज का काम क्या होता है, बेसिकली मान लीजिए ये बैंक ब्रांच है, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, तो इनका दो डिफरेंट नेटवर्क है, उनको दिखाना एज अ सिंगल ही नेटवर्क, तो वो ब्रिज का काम होता है। ठीक है। अब नेटवर्किंग डिवाइस जो फॉरवर्ड करेगा डाटा पैकेट बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क, वो राउटर ही करता है, वो राउटर का ही काम है, तो हब का काम नहीं था, वो हब क्या है आपका फर्स्ट है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डाटा प्रोटेक्शन टेक्निक इज करेक्ट। यहाँ पे हम बात करेंगे चेक सम की, ठीक है, बात करेंगे डाटा एनक्रिप्शन क्या है अंडरस्टैंड करेंगे, और डाटा मास्किंग। चेक डाटा मास्किंग की बात करें सबसे पहले, जैसे आपका आधार कार्ड होता है, ठीक है, ये है, ये मास्क कर दिया सिक्योरिटी प्राइवेसी के लिए, तो एक चीज तो समझ आ गई कि डाटा मास्किंग यूज होती है प्राइवेसी इंश्योर करने के लिए। तो चेकसम क्या होता है फिर, एरर डिटेक्शन के लिए। किस लिए यूज होता है आपका, एरर डिटेक्शन के लिए। जैसे मान लो एक मैथमेटिकल सी वैल्यू क्रिएट हो जाती है, आप डाटा सेंड कर रहे हो, कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो, चेकसम क्रिएट हुआ 100, जिसके पास ये फाइल पहुंची मान ली उसको चेकसम दिखा 110, तो क्या है, प्रॉब्लम है, डाटा से छेड़छाड़ की गई है ना। तो ये एरर डिटेक्शन का टूल है, तो प्राइवेसी के लिए तो यूज नहीं होता, है ना। डाटा मास्किंग क्या है, प्राइवेसी इंश्योर करती है, तो ये भी यहाँ पे गलत हो गया। डाटा इंक्रिप्शन के लिए तो यूज ही नहीं हो रहा चेकसम, गलत हो गया। तो सही क्या है, डाटा इंक्रिप्शन। डाटा इंक्रिप्शन का काम क्या होता है, जो प्लेन टेक्स्ट डाटा है उसको अनरीडेबल फॉर्मेट में चेंज करना यूजिंग एनक्रिप्शन की। ठीक है। जैसे आपका एक ये क्रेडिट कार्ड है, आप शॉपिंग कर रहे हो ऑनलाइन अमेजोन पे, आपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल स्टोर की, तो एनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर होगा आपका, ठीक है, जो पढ़ा ना जा सके किसी से भी, सेफ रहता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन बिजनेस एथिक, तो कहने का मतलब है कि अगर बिजनेस एथिक के क्वेश्चन देखने को मिले तो बिजनेस एथिक वैल्यू इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, राइट। तो केस स्टडीज भी आती हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे गए हैं। तो क्या डिफाइन करेंगे बिजनेस एथिक, हमारे सेट ऑफ रूल्स जो इंश्योर करते हैं बिजनेस मैक्सिमाइज करे प्रॉफिट एट ऑल कॉस्ट। देखो जब भी एथिक्स की बात होगी ना, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना तो एम नहीं होगा। क्या एम होगा, गाइडलाइंस हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं जो गवर्न करते हैं बिजनेस का बिहेवियर टुवर्ड स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर कौन हो गए, उनके एम्प्लॉइज, कस्टमर, ठीक है, आपके जो सोसाइटी है उसके बेनिफिट के लिए आप सोच रहे हो, सबका भला सोच रहे हो। जो आप बिजनेस कर रहे हो ना उसमें आप सिर्फ अपना गेन नहीं सोच रहे हो। अब अगर आप ऐसे करो, कोई प्रोडक्ट बना रहे हो और उसका वेस्ट नदी में बहा रहे हो, तो यू आर नॉट एथिकल। चाहे आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो आप एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हो, तो ये गाइडलाइन और प्रिंसिपल है जो बिजनेस का बिहेवियर बता रहे हैं कि वो सबके लिए सोच रहे हैं, अपने स्टेक होल्डर के लिए कि नहीं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा डिवाइस यूज होता है टू कन्वर्ट सिग्नल बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल फॉर्मेट, बोथ फ्रॉम द डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल। देखो यहाँ पे एक कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर से डाटा जा रहा है ये दूसरे कंप्यूटर में, कंप्यूटर समझता है 0 1 की लैंग्वेज। अब मॉडम यूज हुआ यहाँ पे, मॉडम, ठीक है, क्योंकि जो सिग्नल जाता है ना वो जाता है टेलीफोन लाइन के थ्रू, टेलीफोन लाइन से अंडरस्टैंड करते हैं एनालॉग सिग्नल। ठीक है, तो मॉडम क्या करेगा, इस डिजिटल को कन्वर्ट कर देगा एनालॉग में, और यहाँ पे फिर से मॉडम यूज हुआ है जो कन्वर्ट करेगा आपका क्या,
एनालॉग को फिर से डिजिटल में, क्योंकि ये कंप्यूटर जो है डिजिटल लैंग्वेज अंडरस्टैंड करेगा, डिजिटल सिग्नल। तो मॉडेम इज द आंसर। तो मॉडेम के ऊपर भी आपको बार बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं। मॉडेम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, राउटर के ऊपर, ब्रिज के ऊपर, ठीक है, एनआईसी के ऊपर आ सकता है। तो ये पता होना चाहिए कि जो नेटवर्क डिवाइसेस है ना, ये कौन कौन से यूज होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, पीआईओ कैन गेट एजुकेशन लोन इन इंडिया फॉर व्हाट? एनआरआई हो गया, पीआई हो गया, इनको जो इंडिया में एजुकेशन लोन मिलेगा तो वो सिर्फ इंडिया में स्टडी करने के लिए मिलेगा, अब्रॉड में स्टडी करने के लिए नहीं मिलेगा। जबकि जो हम लोग हैं, रेजिडेंट इंडियन हैं, हमें लोन चाहिए इंडिया में, तो वो हमें मिलता है किसके लिए? चाहे तो हम इंडिया में स्टडी करें, चाहे हम अब्रॉड स्टडी करें, वी कैन गेट अ लोन। ओके, राइट। चलिए नेक्स्ट, अंडर द को लैंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन बैंक और एनबीएफसी, कौन है सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरफेस फॉर कस्टमर? को लैंडिंग क्या होता है? बैंक और एनबीएफसी मिलके लोन दे रहे हैं। 80-20 का मॉडल एक तरीके से फॉलो होता है, ठीक है। क्या जरूरत पड़ेगी इसकी? देखो, प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट्स कंप्लीट कराते हैं बैंक एनबीएफसी के थ्रू। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एनबीएफसी की रीच काफी ज्यादा होती है ना। एनबीएफसी हर कोने कोने तक पहुंचे हुए, जहां पे बैंक नहीं पहुंच सकता। बैंक के पास पैसा है, बट रीच किसके पास है? एनबीएफसी के साथ पास। तो ये मॉडल आया गया कि दोनों मिलके लोन दे, बट जो कस्टमर है वो डीलिंग किसके साथ करेंगे? एनबीएफसी के साथ ही करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम स्टेटमेंट देखेंगे क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहते हैं अगर आप नॉन रजिस्ट्रेशन करते हो पार्टनरशिप फॉर्म की। अगर आपने रजिस्टर नहीं करवाई है, ठीक है, वैसे तो मैंडेटरी नहीं होती है रजिस्ट्रेशन। जो फर्स्ट ऑप्शन हम देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज मैंडेटरी अंडर द पार्टनरशिप एक्ट, ऐसा तो बोला ही नहीं गया है। मैंडेटरी नहीं है, अगर फेलियर करते हो तो प्रोहिबिटेड किया जाएगा, आपका बिजनेस नहीं कैरी ऑन कर पाओगे। तो ये आपका क्या है? गलत है, यहाँ पे ये करेक्ट नहीं है। नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म प्रिवेंट द फॉर्म और एनी पार्टनर फ्रॉम फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये सही है आपका। नॉन रजिस्ट्रेशन होगी तो फिर ये नहीं आप कर पाओगे, आप सूट नहीं फाइल कर पाओगे, कोर्ट केस नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। Registration of partnership firm provide legal protection to outsider dealing with the firm by confirming the existence of the partnership। ये सही है। अनरजिस्टर्ड फर्म में कैन नॉट टेक लीगल एक्शन जो है अगेंस्ट इट्स पार्टनर फॉर ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये गलत है आपका, ले सकती है अनरजिस्टर्ड फर्म भी, ठीक है, इस अपने पार्टनर के अगेंस्ट फॉर ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर वो ब्रीच करते हैं। तो ऑप्शन बी 2 एंड 3 इज द करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब ये नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि पार्टनरशिप फॉर्म से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। तो हो सकता है क्लेटन रूल के ऊपर पूछ लिया जाए, कुछ और क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी सिग्निफाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंडिंग बाय द बैंक? जब बैंक लैंडिंग करते हैं तो कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लैंडिंग फॉलो किए जाते हैं। सेफ्टी देखेंगे बैंक, है ना, सिक्योरिटी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, ये सारी चीजें बैंक चेक करते हैं कि बैंक को, देखो ये थोड़ी कि बैंक फ्री में लोन देंगे, इंटरेस्ट अर्न करना है उन्होंने, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है, लिक्विडिटी भी मेंटेन करनी है। सारा का सारा लोन शॉर्ट टर्म में नहीं देंगे, ना ही सारा का सारा लोन लॉन्ग टर्म में देंगे, एक बैलेंस मेंटेन करके रखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा सेफ्टी का प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है? यहाँ पे सेफ्टी प्रिंसिपल ये बोलता है कि बोरोवर विल रीपे द लोन ऑन टाइम विदाउट डिफॉल्ट। तो बी इज द राइट आंसर हियर। ओके, ये चेक करना जरूरी है। कोलैटरल चाहे आपने जितनी मर्जी की वैल्यू की दी हो, मान लीजिए आपने कोलैटरल डिपॉजिट करा दिया 40 लाख का, आपके घर की वैल्यू है, तो बैंक ऐसे थोड़ी है कि कोलैटरल की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है लोन दे दो। रीपेमेंट कैपेसिटी आपकी देखेंगे, क्या आप रीपे कर पा रहे हो लोन, मंथली ईएमआई पे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, एमएससी यूनिट्स हैं जिनकी वर्किंग कैपिटल लिमिट जो अप टू ₹5 करोड़ है फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। तो कौन सा मेथड यूज करेंगे वर्किंग कैपिटल असेसमेंट के लिए? वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 23 काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इनडायरेक्ट केस स्टडी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो ये तो आपने छोड़ना ही नहीं है, चैप्टर बहुत अच्छे से करके जाना है। तो एमएससी यूनिट जिनकी वर्किंग कैपिटल लिमिट है अप टू 5 करोड़, तो वो यूज करेंगे टर्नओवर मेथड। ओके, 5 से 6 करोड़ के बीच में जिनकी रिक्वायरमेंट्स रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कंपोनेंट मेक अप द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट? एमसीएलआर कौन वो करता है? देखो, एमसीएलआर लाया गया बेस रेट को क्या कर दिया गया था? रिप्लेस, मतलब एक ऐसा रेट जिसके बिलो बैंक लोन नहीं दे सकते। पहले बेस रेट था, बेस रेट में दिक्कत थी, क्या थी? ट्रांसपेरेंसी की कमी थी, एमसीएलआर लाया गया, ठीक है। बैंक डिटरमाइन करते हो किसके ऊपर बेस्ड होता है ये, बेसिकली आपका, आप याद रखोगे एमटी ऑन, ऐसे ध्यान रखना आप, एमटी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड। देखो जैसे पेट्रोल डीजल का प्राइस चेंज होता है ना, आज
₹85 है, तो आप पेट्रोल ₹85 का डलवाओगे, है ना? ₹80 का तो नहीं यूज करोगे ना, जो 2 दिन पहले था प्राइस। वैसे ही मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, ये न्यू फंड्स को जनरेट करने के लिए बैंक की जो कॉस्ट लगी, उसको मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बोलते हैं। 10 ईयर प्रीमियम, यानी अब जब हम लोन देते हैं ज्यादा टाइम के लिए, तो ऑब्वियसली वहां पे इंटरेस्ट भी जो है बैंक ज्यादा अर्न करेंगे। ठीक है, क्यों? रिस्क रहता है डिफॉल्ट ना हो जाए। फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह जो पे करना है वो। फिर नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ सीआरआर। सीआरआर क्या है? जो पैसा आपने कहाँ दिया है, किसके पास दिया आपने पैसा? आरबीआई के पास दिया है। किसने? बैंक ने। तो वो नेगेटिव क्यों है? क्योंकि उस पे आप कोई इंटरेस्ट नहीं अर्न कर रहे हो। तो ये चीज कंसीडर होती है जब भी हमने कैलकुलेट करनी है अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। तो बी इज द राइट आंसर हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मतलब कि एमसीएलआर, बेस रेट, है ना, एक्सटर्नल बोरोइंग, इनके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिले हैं आपको। ठीक है, अब दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के ऊपर हर बार क्वेश्चन आता है, तो वो भी आया आपको। अब इसमें ये बोला गया है कि क्या रेंज है रिवॉल्विंग फंड की, ये चेंज होगी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो रिवॉल्विंग फंड प्रोवाइड किया जाता है, नेम से क्लियर है कि ये फंड रिवॉल्व होता रहेगा। ये ग्रांट गवर्नमेंट ने दी, गवर्नमेंट ने दिया 20,000 से लेके 30,000 तक का फंड। किस लिए दिया? कि वो यूज कर सके। जैसे अब 15 से 20 महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसमें से 5 महिलाओं को ना 2,000 की नीड है ना, अपना कुछ बच्चे की फीस पे करनी है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना है, इन्होंने पैसे ले लिए। अब ये चुका देंगी, फिर ये फंड फिर से रिवॉल्व होगा, दूसरी औरतों को मिलेगा। तो इसलिए इसको रिवॉल्विंग नाम दिया गया। तो बी इज द राइट ऑप्शन कि ये चेंज हो चुका है। 20,000 से 30,000 तक अब मिलता है, पहले कम था। ठीक है, पहले 15 से 20,000 तक की रेंज थी। ओके, अब इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में 2016 में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म अदर देन द एलएलपी, वो कौन है हमारी? देखो, जब हम इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म की बात करेंगे ना, तो वहां पे हम बात करेंगे डीआरटी की। ठीक है, डीआरटी है हमारे यहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जो फैसलों की सुनवाई करती है। अब अगर यहाँ पे हम बात करते कॉर्पोरेट और एलएलपी की, तो कौन होती है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। आईबीसी में क्या किया जाता है? सबसे पहले रीस्ट्रक्चरिंग, रीशेड्यूलिंग पे ज्यादा फोकस किया जाता है एज कंपेयर टू कि आप डायरेक्टली जो है ना वो फैसला सुनवाओ। ठीक है, तो डीआरटी डील करती है इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म के केस में इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशंस के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चैटबॉट, इनमें से कौन सा चैटबॉट नहीं है? तो चैटबॉट के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिला। गूगल नाउ, एप्पल सीरी, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्टाना या आईबीएम पावर पॉइंट। आईबीएम पावर पॉइंट इज नॉट योर चैटबॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, what portion of agriculture target is specifically reserved for small and marginal farmer by domestic commercial bank under PSL norms by RBI? PSL norms जो है, PSL बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आईएफएस में भी आपने किया होगा, तो पीपीबी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। आरबीआई का न्यू सर्कुलर आया है इसके ऊपर। तो क्या पोर्शन सेट किया है? एग्रीकल्चर के लिए बेसिकली 18% है ना, डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक का। इसमें भी आगे लिमिट को जो है ना वो डिवाइड कर दिया गया है। 10% रखा गया है आपका स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के लिए, क्योंकि इनके पास क्या, लैंड कम होती है। तो इसलिए ये बोला गया है कि इतना तो इनको लोन की फॉर्म में पैसा मिलना चाहिए, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ एडिक्वेसी ऑफ वर्किंग कैपिटल इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग असम्पशन? किस असम्पशन पे प्रिंसिपल ऑफ एडिक्वेसी ऑफ वर्किंग कैपिटल बोलता क्या है? कि एक्सेस फाइनेंसिंग करोगे तो इनकरेज होगा इंक्रीज लिक्विडिटी? बिल्कुल नहीं। क्या बोला जाता है? वर्किंग कैपिटल क्या होता है? कि जो आपकी डे टू डे बिजनेस की नीड्स है उनको फुलफिल करना है, रॉ मटेरियल खरीदना, सैलरीज पे करना। तो ना तो ये एक्सेस में होना चाहिए, ना ही कम में होना चाहिए। ठीक है, वर्किंग कैपिटल रिमेन स्टैटिक रिगार्डलेस ऑफ द बिजनेस कंडीशन। नहीं, सीजनल बिजनेस जब आता है तो चेंज भी तो होता है। कुछ बिजनेस सीजनल होते हैं, विंटर क्लोथ्स वगैरह के, तो वहां पे स्टैटिक तो ये है नहीं। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वेरी एंड शुड बी फंडेड बेस्ड ऑन द एक्चुअल बिजनेस नीड। तो ये सही है, यहाँ पे वेरी करती हैं वो। तो इसलिए इनको जितनी बिजनेस नीड है उसके अकॉर्डिंग ही फंड्स मिले, क्योंकि आइडल पड़े रहेंगे फंड्स फिर वो यूज के नहीं रहते हैं। फिक्स वर्किंग कैपिटल लिमिट शुड बी सैंक्शन रिगार्डलेस ऑफ द ऑपरेशनल साइज, ये गलत है। फिक्स वर्किंग कैपिटल लिमिट्स थोड़ी रहती हैं आपकी, चेंज होती रहती हैं, वेरिड है। तो इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड इज एप्लीकेबल फॉर शेयर क्रॉपर, टीन एंड फार्मर, फार्मर सेल्फ हेल्प ग्रुप या फार्मर ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप? देखो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ अबव। ये शेयर क्रॉपर्स क्या होते हैं? जैसे एक पर्सन है राम, उसने अपनी जमीन दे दी किसको? सुरेश को। सुरेश उस जमीन पे खेती कर रहा है और अपना कुछ 50% फसल का हिस्सा राम को दे रहा है। टीन एंड फार्मर लीज पे जो है ली हुई है, क्या बोलते हैं, खेत, और उस पे कर रहा है वो फार्मर, और रेंट पे कर रहा है ना। चाहे उसको फसल हो रही है चाहे नहीं हो रही, बट रेंट पे करेगा। फार्मर का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, फार्मर ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप, ये सारे मिलके जो ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप बना लेते हैं।
ओके, तो इसलिए डी है। किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया कि अपनी फर्टिलाइजर्स वगैरह, ट्रैक्टर इनपुट्स वगैरह वो परचेज कर पाए और उनको दिक्कत ना हो अपना एग्रीकल्चर्स में कोई भी चीज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोविजनिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग लोन एक्सपोजर ऑफ अ बैंक कंपनी जिनके डायरेक्टर, जिनका नाम अपीयर हुआ है मोर देन वंस इन द लिस्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल डिफॉल्टर कौन होता है? जो जानबूझ के पैसा नहीं दे रहा, जिसके पास पैसा है, कंपनी के डायरेक्टर के पास पैसा है बट लोन नहीं चुका रहा, वो उसको विलफुल डिफॉल्टर बोलते हैं। विल अट्रैक्ट एक्सीलरेटेड प्रोविजनिंग ऑफ कितना इन केस ऑफ सबस्टैंडर्ड एसेट्स अगर एनपीए पीरियड बिटवीन 6 मंथ टू 1 ईयर है। सबस्टैंडर्ड एसेट है आपका 6 महीने से लेके 1 साल तक का टाइम पीरियड होता है। 90 डेज क्रॉस हो गया, एनपीए हो गया एसेट, अब इस टाइम फ्रेम के बीच में है, तो कितना है विलफुल डिफॉल्टर के लिए प्रोविजनिंग? प्रोविजनिंग बेसिकली होती क्या है? जैसे किसी ने लोन लिया 10 लाख का, तो बैंक कुछ प्रोविजन रखेगा, यानी इससे से मान लो 2.5 लाख का प्रोविजन रख लिया, कल को अगर ये पैसा नहीं भी वापस मिला तो बैंक कुछ तो रिकवर कर पाए, उसी को प्रोविजनिंग बोलते हैं। तो विलफुल डिफॉल्टर जो जानबूझ के लोन नहीं चुका रहे और जिनका नाम जिस डायरेक्टर का, यानी कंपनी है, मान लो एक कंपनी है एबीसी, इसके जो डायरेक्टर हैं इनका नाम 2 बार आ गया लिस्ट में, मोर देन वंस, तो वहां पे प्रोविजनिंग कितनी होगी? 25%। ठीक है, अगर नॉर्मली 15% है नॉर्मल केस में, तो ऐसे केसेस में 25% रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग बिल ऑफ लेडिंग? बिल ऑफ लेडिंग आपका क्या है? डॉक्यूमेंट टू टाइटल टू गुड्स है क्या? अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन द एलसी चार्टर पार्टी बिल ऑफ लीडिंग इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल। या बिल ऑफ लीडिंग इशू किया जाता है इन द सेट्स ऑफ 2, 3 और 4 और ऑल आर टर्म्स एट ओरिजिनल एंड अ बैंकर शुड सी कि और ओरिजिनल्स आर रिसीव्ड। देखो, बिल ऑफ लीडिंग डॉक्यूमेंट टू टाइटल ऑफ गुड्स है, जिसके पास ये बिल है गुड्स पे उसका हक हो गया, बट यहाँ पे चार्टर पार्टी बिल ऑफ लीडिंग एक्सेप्टेबल नहीं होता है, शिफ्ट ऑन द बोर्ड एक्सेप्ट होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है आपसे कि गुड्स शिप पे जा चुकी हैं और जर्नी हैज कमेंस्ड, वो बिल आपका एक्सेप्ट होगा। चार्टर पार्टी का बिल जो आपका एक्सेप्ट नहीं होता। और ये सही है कि बिल ऑफ लीडिंग इशू किया जाता है इन सेट ऑफ 2, 3, 4 और उनको ओरिजिनल बोला जाता है। ठीक है, तो बैंकर को ये इंश्योर करना पड़ता है कि सारे ओरिजिनल रिसीव किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी फर्स्ट एंड 3 इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। चेक बियर करता है क्रॉस इट्स फेस इन एडिशन टू द क्रॉसिंग नेम ऑफ द बैंकर, है ना? तो वो कौन सी क्रॉसिंग होती है आपकी? ऐसे है क्रॉसिंग में बैंक का नाम रखती है, बैंक ऑफ इंडिया या एसबीआई, तो वो कौन सी क्रॉसिंग है आपकी? स्पेशल क्रॉसिंग होती है, जहां पे बैंक का नेम मेंशन है और इसी बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, इसी बैंक में जाएगा, स्पेशल क्रॉसिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंक shall not be liable for any damage and loss of content of locker arising from डकैती, flood, earthquake, liquid kept in a locker by the locker holder which contaminated the content of the locker। ठीक है, तो आपका क्या सही ऑप्शन है यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे ना ये आपका जो है ये 1, 2 है। ठीक है, आई चेंज इट बट आई थिंक ये सेव नहीं हुआ था आपका, तो यही ऑप्शन है आपकी 3, 4 और आपकी सेकंड 3, 4 है ना? तो क्या सही ऑप्शन है आपका यहाँ पे? कहाँ पे जो है बैंक लाइबल नहीं होगा? फ्लड अर्थक्वेक आ गया तो बैंक लाइबल नहीं है आपका। ठीक है, तो डी है 2, 3 और 4। ओके, कि फ्लड आ गई, बैंक की क्या गलती उसमें? गॉड्स एक्ट था। अर्थक्वेक आ गया, लिक्विड रखा गया लॉकर में बाय लॉकर होल्डर, जिसकी वजह से कंटेंट ऑफ लॉकर ही खराब हो गया, तो वो लॉकर होल्डर की गलती होगी ना, बैंक की गलती नहीं होगी। अगर बैंक की नेग्लिजेंस होती है, बैंक की नेग्लिजेंस पाई जाती है कि बैंक की गलती थी तो डैमेज हुई, तो फिर 100 टाइम्स एनुअल रेंट जो है आपको पे कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग डिटेक्शन ऑफ काउंटरफिट नोट्स? काउंटरफिट नोट्स के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो लॉकर के बारे में डिस्कस किया, वो भी क्वेश्चन आएगा। और जो हम चेक की बात कर रहे थे ना स्पेशल क्रॉसिंग की, तो हो सकता है जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग और कुछ क्वेश्चन जो है चेक के ऊपर पूछे जाए। ठीक है, तो देयर आर द चांसेस कि पूछे जा सकते हैं। अब कौन सी इनकरेक्ट है? देखो, आपकी फर्स्ट ही इनकरेक्ट है। जब भी काउंटरफिट नोट रिसीव होता है ना बैंक में, तो नोट को स्टैम्प किया जाता है और उनको रिटर्न नहीं किया जाएगा किसी भी हाल में। क्या किया जाएगा? उनको अपने पास रखा जाता है। बाकी स्टेटमेंट सही है आपकी कि ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग अप टू 4 पीस ऑफ काउंटरफिट नोट, उनको नोडल पुलिस बैंक ऑफिसर पुलिस स्टेशन अथॉरिटी को डिपॉजिट कराते हैं मंथली बेस पे। 5 से ज्यादा पाएंगे तो एफआईआर होती है तुरंत। ठीक है, कॉपी ऑफ मंथली कंसोलिडेटेड रिपोर्ट जो वो भेजी जाती है फोर्स नोट विजिलेंस सेल हेड ऑफिस में, ये सही है। तो ये वापस नहीं किया जाएगा किसी भी कॉस्ट में। तो इसी के साथ ये 25 रेपिटेटिव क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए एग्जाम में, वो हमने डिस्कस किए। अब देखो, टाइम है अभी भी। आप अगर
इन क्वेश्चंस को, इनमें से जो टॉपिक्स है, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वही कवर कर लेना तो भी सफिशिएंट होगा। ठीक है, एग्जाम का अभी जो हमने ट्रेंड देखा, डिफिकल्ट था एग्जाम आईएफएस का, तो हम वही कंसीडर करके चलते हैं, चाहे एग्जाम इजी है, डिफिकल्ट है, मीडियम, हमारी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो नाउ अभी भी टाइम है, आप एनरोल कर सकते हो कोर्सेज में, जिसकी वजह से ना आपकी प्रिपरेशन जो है आसानी से हो जाएगी। ठीक है, अब सपोज कीजिए आप चाहते हो, आपके पास टाइम नहीं है, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में कुछ क्लासेस देखना चाहते हो इस टाइम पे, तो व्हाट यू कैन डू, कोर्सेज में क्लिक करना है, जॉब कोर्सेज में जाना है आपको। जैसे आप जॉब कोर्सेज में जाएंगे तो यू नीड टू स्क्रॉल डाउन। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हो ना, यू गो टू द सिंगल हेयर। सिंगल में जब आप जाते हो तो यू कैन सी बैंकर कैप्सूल कोर्स। बैंकर कैप्सूल कोर्स में क्या, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको पीपीपी की क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो कभी भी सुनो, किसी भी टाइम, ऑफिस जा रहे हो ब्रेक के टाइम सुन लो, ठीक है, वापस आए हो मॉर्निंग में अर्ली टाइम, तो एक आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, राइट। देन सुपर क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो, जो लाइव क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। कल थी आपकी फर्स्ट क्लास, तो 6 डेज तक कॉन्टिन्यूसली टिल 7th आपके नवंबर तक क्लासेस रहेंगी, तो इसमें एनरोल कर सकते हो। इसमें लाइव क्लासेस मिलेंगी 2.5 घंटे की आपको, इवनिंग में क्लास होगी आपकी 7 to 9:30। कॉन्सेप्ट नोट, सॉल्व पीवाईक्यू, फुल एंड टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको मिल रहा है। तो कूपन कोड है यहाँ पे, फ्लैट 80% आपको मिलेगा, जैब 80 कोड आपको यूज करना है। ठीक है, फिर भी आपको कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी है, तो यू कैन आस्क। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in, और डायरेक्टली वेबसाइट पे यहाँ से भी विजिट कर सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, डू वेल एंड डोंट गेट पैनिक।